हेलो सर। सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। What is your name, young man? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। श्रीकांत हो, रजनीकांत नहीं। मुंह के बल गिरोगे, उसने कहा। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं द विवेक पटेल रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं 2024 की सबसे रियलिस्टिक बायोपिक की। रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि इसके अभिनेता भी रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं और जिस पर ये फिल्म बनाई गई है वो भी एकदम रियलिस्टिक पर्सन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोला की। नाम तो सुना ही होगा और नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि इनकी लाइफ की कहानी आपको इंस्पायर जरूर करेगी। और अगर आपको इंस्पायर नहीं कर रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका जन्म सिर्फ ड्रीम 11 पर टीम बनाने के लिए हुआ है। जो दिल पे लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि श्रीकांत बोला ने अगर इन बातों को दिल पे लिया होता तो वो आज हजारों करोड़ों लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे होते और उन पर एक शानदार और जानदार बॉलीवुड मूवी नहीं बन रही होती। फिल्म और उसके ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए हम पहले जानते हैं श्रीकांत बोला की लाइफ स्टोरी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा फिल्म का प्लॉट और इससे आपको पता चलेगा फिल्म की सीरियसनेस के बारे में। तो श्रीकांत बोला का जन्म जुलाई 1992 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर के सीतारामपुरम गांव में हुआ। उनके जन्म के बाद ही उनके माँ बाप को पता चल गया था कि उनका बेटा कभी देख नहीं सकता। तो ऐसे में इनके माँ बाप को लोगों ने कई तरह की सलाह दी, जैसे आपका बेटा कुछ कर नहीं पाएगा, या बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनेगा, या आपके ऊपर बोझ बन के रह जाएगा। ऐसी तरह तरह की तमाम सलाहें। लेकिन उनके माँ बाप का सोचना अलग था। उन्होंने श्रीकांत बोला को बहुत साधारण तरीके से पाला, जैसे कि एक सामान्य बच्चे को पाला जाता है। जैसे जैसे श्रीकांत बोला की उम्र बढ़ती गई, उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ती गई। उन्होंने 10th जो है 98% से पास किया। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से करनी चाहिए, लेकिन यहीं पर उनके संघर्ष की पहली स्टेज आती है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को साइंस स्ट्रीम से पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे में श्रीकांत बोला डायरेक्ट कोर्ट चले गए और उन्होंने एक याचिका दायर कर दी और 6 महीने की लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी कि आप अपने रिस्क पर साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकते हो। अपने रिस्क पर इसलिए क्योंकि उस टाइम पर आप इंटरमीडिएट तो क्वालिफाई कर जाते, लेकिन आगे की शैक्षणिक संस्थाएं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन नहीं ले सकते थे। तो श्रीकांत बोला ने अपने रिस्क पे साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चुना। श्रीकांत बोला ने इंटरमीडिएट की परीक्षा तो पास कर ली। अब उन्हें लेना था एडमिशन IIT में, लेकिन उन्हें IIT में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कोचिंग संस्थान ने एडमिशन नहीं दिया, उनके अंधेपन के कारण। ऐसे में श्रीकांत बोला कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अमेरिका की मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और ऐसा करके श्रीकांत बोला पहले ऐसे अंधे छात्र बने जिन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी। अमेरिका में पढ़ाई करने के दौरान श्रीकांत को वहां पर कई सारे जॉब्स के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने उन्हें करने से मना कर दिया और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो इंडिया वापस आ गए और यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इंडिया में आकर श्रीकांत ने एक कंपनी स्टार्ट करी जो फूड पैकेजिंग का काम करती थी। जब कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया था तो लगभग इसमें 8 लोग थे, लेकिन आज की डेट में इसमें 650 से ज़्यादा वर्कर हैं और इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 150 करोड़ के ऊपर। श्रीकांत के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए टाटा ग्रुप ने भी इनके काम की तारीफ करी और इनको सपोर्ट भी किया। श्रीकांत बोला कि सक्सेसफुल होने का राज था उनका इनोवेटिव आइडिया। जी हाँ, उन्होंने पत्ती और कागज से पैकेजिंग करने का काम किया जो कि बहुत इको फ्रेंडली था। जैसे इसमें पॉलीथीन की खपत भी कम होना चालू हो गई और उन्होंने क्या किया कि जो म्यूनसिपालिटी का कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, उसको रिसाइकल कर उन्होंने डिस्पोजल ग्लासेस एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज करने लगे, जो बहुत इको फ्रेंडली भी हुआ और उनकी कॉस्ट भी कम आने लगी। श्रीकांत बोला ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, लेकिन आज की डेट में पूरे देश में लगभग 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और ये कंपनी 20% एनुअल रेट से ग्रोथ कर रही है और इसका टर्नओवर लगभग 200 करोड़ का है और इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 400 करोड़ की है। नहीं, मैं नहीं मानता।
श्रीकांत बाला की ऐसी ग्रोथ को देखकर 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें एशिया के टॉप 13 बिजनेसमैन में शामिल किया, जो उनके लिए और इस देश के ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा था जो अपने हालात और परिस्थितियों को हमेशा कोसते रहते। ये बात है 2006 की, जब देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने लीड इंडिया 2020 स्टार्ट किया। इसमें कई सारे यंगस्टर्स को शामिल किया गया ताकि उनको मेंटोर किया जा सके आगे की। तो उस टीम में श्रीकांत बोला को भी शामिल किया गया। एक बार जब अब्दुल कलाम सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे अलग अलग करके सवाल पूछे और यही बात जब उन्होंने श्रीकांत बोला से पूछी तो उनका जवाब सुनकर कलाम साहब भी सरप्राइज रह गए। श्रीकांत बोला ने कहा कि मैं इस देश का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। कलाम साहब को श्रीकांत का ये जवाब हमेशा याद रहा। तो बात करते हैं इस कहानी की रियल लाइफ की। जैसे कि आप सबने ट्रेलर में देखा कि राजकुमार राव ने श्रीकांत बोला का कैरेक्टर बहुत कंफर्टेबली, बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया है और इसमें बिल्कुल वो सहज दिख रहे हैं। और राजकुमार राव की एक्टिंग स्किल्स के बारे में बात करना मतलब अमित शाह को पॉलिटिक्स सिखाना। पॉलिटिकल हो गया क्या? मतलब आप और भी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कट। और राजकुमार राव का साथ निभाने के लिए अदर कास्ट में शरद केलकर और 22 साल बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली ज्योतिका इस फिल्म में आपको नजर आएंगी। वैसे तो ज्योतिका ने अपना फिल्मी डेब्यू हिंदी फिल्मों से ही किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में कई सारी फिल्में की और अपनी एक्टिंग स्किल का जलवा दिखाया और बहुत नाम कमाया एक्टिंग की दुनिया में। लेकिन 22 साल बाद वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही है। अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी की। इनके साथ एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये जिस फिल्म में राइटिंग करते हैं उस फिल्म में डायरेक्शन नहीं करते हैं और जिस फिल्म में डायरेक्शन करते हैं उसमें राइटिंग नहीं। तुषार हीरानंदानी ने इंडस्ट्री में बहुत काम किया, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर, इस तरह की कई सारी फिल्में एज ए राइटर उन्होंने काम किया। सांड की आंख उन्होंने एज ए डायरेक्टर काम किया। लेकिन ये फिल्म है जिसमें ये राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। अब देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है इस फिल्म में कितना काम करता है और किस तरह से इसको सक्सेस दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं फिल्म के ट्रेलर के लुक। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आपको ये फिल्म बहुत रियलिस्टिक लगती है। इसमें कहीं ना कहीं आपको एक अपनापन दिखेगा। इसमें सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन राजकुमार राव को आप जब देखते हो तो इस कैरेक्टर के साथ आप जुड़ते हो, आप इस कैरेक्टर की जर्नी में साथ रहना चाहते हो और कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि ये कोई रियल लाइफ स्टोरी है और आप उस कहानी के हो जाते हो। तो भाइयों, ये फिल्म आ रही है 10 मई 2024 को और इस फिल्म का ट्रेलर देखकर मुझे तो इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो चुकी हैं और मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि हमें इस टाइप की फिल्मों को देखना चाहिए और इस टाइप के कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आगे भी हमें इस टाइप का अच्छा और रियलिस्टिक सिनेमा देखने को मिले। अगर फिल्म की कमाई होगी तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ज़रूर सोचेंगे कि इस टाइप का कंटेंट ऑडियंस देख रही है और देखना चाह रही है, तो वो ऐसे ही अच्छे कंटेंट और लाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ऑडियंस जो देखना चाहती है वही फिल्म मेकर्स दिखाते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आगे आप और कौन सी फिल्मों के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं और कौन सी चीज़ों के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।